हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उनमें आज आपके लिए मौलिक अधिकारों को कवर करने वाले हैं। जो मौलिक अधिकार हैं जो कि आपके लिए प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी भर्ती परीक्षा, साथ साथ ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम है यहाँ से मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन अधिकांश से सभी जगह पूछे जाते हैं। चाहे कहीं की भी यूपीएससी एग्जाम हो, आरपीएससी एग्जाम हो, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम है तो मौलिक अधिकारों से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को आपके लिए इतना आसानी से याद कराएंगे कि आपने आज मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार है 6 वर्तमान में, तो उन सभी मौलिक अधिकारों को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। और आप एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आप कभी भी इनको भूलने वाले नहीं। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर इनको रखा गया है। देखिए, शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ संविधान के द्वारा अधिकार सौंपे गए। तो हमारे संविधान में ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये जो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया था? अमेरिका से। कहाँ से ग्रहण किया था? अमेरिका से इन मौलिक अधिकारों को लिया गया था। तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए। तो हमने जो स्रोत बताए थे भारतीय संविधान के स्रोत, उसमें यहाँ पर हमने बता भी दिया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से लिए गए। और मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है वो भारतीय संविधान के भाग 3, कौन से भाग में मिलता है? भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। कहाँ से मिलता है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को। अब बात करते हैं संपत्ति के जो अधिकार है। जो मूल संविधान था भारत का, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? व्यक्तियों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार था। उस संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं रखा गया है। ये संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये केस 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978, कब हुआ था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब ये क्या है? मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये कानूनी अधिकार है। और ये किसमें उल्लेख मिलता है कानूनी अधिकार में? अनुच्छेद 300A में। ध्यान रखना, 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। या 300A कह सकते हैं या 300 का भी आ सकता है। ध्यान रखना, 300 का या 300A, कुछ भी मिल सकता है आपको एग्जाम में। यहाँ से अवश्य क्वेश्चन बनता है, कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन ही बन चुका है कि संपत्ति का अधिकार के संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार ना रखकर कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और इसे कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन बना है। तो अनुच्छेद 300 का के तहत या 300A के तहत बनाया गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो व्यक्ति को जो वर्तमान में जो अधिकार प्राप्त हैं वो कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने प्राप्त हैं? 6। तो 6 व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए हैं। ध्यान रखना, कितने दिए गए? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में व्यक्ति के पास हैं। पहले कितने थे? मूल संविधान में कितने दिए गए थे? 7। ये भी ध्यान रखना कि मूल संविधान द्वारा कितने अधिकार प्रदान किए गए थे व्यक्ति को? तो 7 किए गए थे। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? 6। तो इनको आप आसानी से यहाँ पर याद कर सकते हैं। पहला आता है इक्वलिटी, इसको EFER इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के जरिए EFER। तो देखिए, ई से बनता है इक्वलिटी, इक्वलिटी का ई लिया, इक्वलिटी माने होती है समानता। तो समता है समानता का अधिकार, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ से मिलता है? 14 से 18 तक। फिर आता है दूसरा फ्रीडम। फ्री का एफ लिया, यानी ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। इससे याद कर सकते हैं। ई के बाद क्या आता है? एफ। तो एफ से होता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। एक्सप्लोरेशन, इससे ई लिया, और ई से इसके अर्थ होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
एक्सक्लूसिव का मतलब होता है शोषण। शोषण के जो वृद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक उल्लेख मिलता है। फिर रिलीजन्स, रिलीजन माने धर्म, और धर्म में से आर ले लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। एजुकेशनल, यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से ई लिया एजुकेशन से अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडेस, यहाँ से आर ले लिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यहाँ से अनुच्छेद 31 हमने पहले ही बता दिया था, जो अनुच्छेद 31 है। कौन सा? अनुच्छेद 31। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। अब इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो भारतीय जो संविधान की आत्मा भी कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। अब देखते हैं आपके लिए जो मौलिक अधिकार हैं उनको विस्तृत रूप से आप आसानी से याद कर जाएंगे अगर आपने ये पढ़ लिया एक बार, तो यहाँ से आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आता है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक 4 अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। आगे यानी 5 अनुच्छेद इसमें। कितने अनुच्छेद इसमें? 5 अनुच्छेद किसमें मिलते हैं? समानता के अधिकार में। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। इसका अर्थ है कानून के समान सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू होगा। यानी कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा कानून के समक्ष, सभी को बराबर अधिकार दिए गए। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, वंश, मूल, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या है, जो अधिकार दिया गया है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थलों, होटलों, मंदिरों कहीं भी जा सकता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है नौकरियों। इसमें नौकरियों में अवसर की समानता है, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो लोक नियोजन से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद है आरक्षण। इसका एकमात्र अपवाद क्या रखा गया है? आरक्षण इसका अपवाद है। केवल आरक्षण को छोड़ करके आरक्षण का जो प्रावधान है इसी के आधार पर ये इसका अपवाद माना गया है नौकरियों में। तो लोक नियोजन के संबंध में नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। तो एकमात्र अपवाद यहाँ पर आरक्षण है, यानी आरक्षण का जो प्रावधान है ये यहाँ पर गलत है। जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, नोट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, नोट है यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर हमने 3 अनुच्छेद पढ़े 14, 15 और 16। तो 14 विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म, वंश, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 नौकरियों में समान अवसर की समानता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब आते हैं अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 14 से 18 में अनुच्छेद 17 पर आते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, होता है छुआछूत। यह छुआछूत की जो भावना है प्राचीन भारत में बहुत ही थी, सर्वाधिक थी, यानी छुआछूत की भावना। उस छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 जब संविधान बना था तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया, छुआछूत का अंत कर दिया गया था। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आप किसी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, यानी किसी व्यक्ति से छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये इस जाति का है, ये धर्म का है, इस रंग का है, ये काला है, ये गोरा है। इस आधार पर किसी भी प्रकार को साथ कोई भी छुआछूत के आधार पर यानी अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 किसका उल्लेख करता है? उपाधियों। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। यही जितनी भी उपाधियां पहले दी जाती थी राजा महाराजाओं के समय से भी, प्रीवियस काल में, रियासतों के काल में,
तो उनको समाप्त कर दिया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, यानी कोई भी जो भारत का नागरिक है वो केवल भारत का ही नागरिक है, वो अपने पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वतंत्रता से पहले कुछ उपाधियां थीं, जैसे महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियां को समाप्त कर दिया गया। राजकुमार, महाराजा धीराज, ये सारी जो उपाधियां पहले रियासती काल में थी यानी राजा महाराजाओं के काल में, तो उन सभी को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि के दिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में नहीं लगा सकते, यानी इनका भी उपाधि के रूप में उपयोग नहीं करेंगे कि हम भारत रत्न के नाम से, जैसे भारत रत्न, राजेंद्र प्रसाद या पद्म भूषण, श्री राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कोई भी हम नामों को यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ पुरस्कार हैं तो पुरस्कारों का रूप में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल और आर्मी रैंक, अब बात क्या है, एजुकेशनल और आर्मी जो रैंक है, शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधियाँ हैं उनको छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। तो ध्यान रखना, शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधियाँ हैं वही केवल उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन और कोई भी उपाधि उपयोग में नहीं लाई जाएगी। अपवाद के रूप में एजुकेशन और आर्मी रैंक, यानी शिक्षा और सेना संबंधित जो उपाधियाँ हैं वो केवल व्यक्ति अपना यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर प्यारेलाल, ब्रिगेडियर भानु प्रताप, डॉक्टर हाथी सिंह, तो ये यहाँ पर उपाधियाँ लगा सकते हैं। तो ये उपाधि यहाँ पर यूज की जा सकती है जो कि शिक्षा और आर्मी रैंक से संबंधित हैं। ध्यान रखना, उपाधियाँ, अन्य प्रकार की उपाधियाँ समाप्त है केवल शिक्षा और सेना को छोड़ करके। अब यहाँ पर देखते हैं समानता के अधिकार को एक नज़र में। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध यानी भेदभाव का विरोध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, नौकरियों में समान आरक्षण की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है व्यक्ति का? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी समानता का तो हमने पढ़ लिया, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। अब अनुच्छेद जो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें क्या है? स्वतंत्रता यानी प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ जो स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए भारत में, उनमें अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रताएं अधिकार हैं, पर मूल संविधान में कितने थे? 7 स्वतंत्रता थी। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सब अधिकार भी 7 थे और स्वतंत्रताएं भी 7 प्रकार की दी गई थी इसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको यहाँ से हटा दिया गया था। ध्यान रखना, वो पहले ही बताया था हमने, संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया, और संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था वो भी यहाँ से हटा दिया गया। सबसे पहले आते हैं 19A कह सकते हैं, या 19 का। ध्यान रखना, का, खा, गा, गा, अड़ा और चा को हटा दिया गया है, और अच्छा। तो ये इस प्रकार से हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, बोल सकता है, उसे अपने विचार प्रकट करने या व्यक्त करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19A यानी का के तहत। अनुच्छेद 19B कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सभा कर सकता है, यानी सभाएं कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी सभा का आयोजन किया जा सकता है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19C कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने संघ या संगठन बना सकता है। अनुच्छेद 19D देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, यानी आवागमन का मतलब है घूमने या विचरण करने की स्वतंत्रता। तो विचरण की स्वतंत्रता, यानी भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने भारत क्षेत्र के अंदर कहीं भी घूम सकता है, विचरण कर सकता है, आवागमन कर सकता है। अनुच्छेद 19E किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास करने और बसने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। भारत क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है और वहाँ पर बस सकता है।
अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है। अब ये अधिकारों के तहत नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 19G यानी छा में व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी भारत देश के अंदर यानी भारत देश के क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकता है या वृत्ति अपना सकता है, वो कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 19 के तहत किए गए हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 19 में। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 के मध्य में। अब आता है अनुच्छेद 19 पढ़ लिया, अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर, जिसका अर्थ है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी दोष, कोई भी व्यक्ति को अपराधी या दोष सिद्ध किया जाता है तो उसके संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं, यानी दोष सिद्धि के संबंध में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 3। अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान। यानी कोई व्यक्ति एक अपराध करता है, यानी एक अपराध की एक सजा, यानी एक अपराध करता है तो उसे एक ही सजा प्रदान की जाएगी, एक अपराध के लिए उसे कई प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा, अनुच्छेद 20(2) कहता है अपराध करते समय जो कानून बनाए उसी के तहत सजा, यानी उसने जो कानून बनाया, अपराध उसने उस समय किया, उस कानून के तहत जिस समय उसने अपराध किया है उसी कानून के तहत उसको सजा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20(3) में कहता है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपने ये अपराध किया है, इसके खिलाफ आपको खुद को गवाही देनी है, जबरदस्ती से उस पर कोई भी गवाही नहीं दिलाई जाएगी। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किसमें मिलता है? अनुच्छेद 20। अब आता है अनुच्छेद 21, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के जीवन और दैहिक यानी शारीरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है, किसी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21(a) में ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, और अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था, ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार अधिकारों की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के तहत यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारी जो अधिकार है उसके तहत जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसको भी यहाँ पर भारत के जोड़ दिया गया है, ध्यान रखना। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार दिए गए हैं, संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें सांस लेने की स्वतंत्रता। और हाँ, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान 2018 में किया गया है, 2018 में एक प्रावधान यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जो क्या है? इच्छा मृत्यु। क्या था? इच्छा मृत्यु का जो प्रावधान है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विशेष परिस्थिति जब बन जाती है व्यक्ति की स्थिति, तो वो इच्छा मृत्यु का जो प्रावधान है वो किसमें जोड़ा गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत ही इसको शामिल कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 22 देखते हैं, इसमें क्या है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। यहाँ पर अपराध के बाद दंडात्मक निरोध, यानी जब व्यक्ति को अपराध कर दिया है उसके बाद दंडात्मक निरोध और अपराध के पहले निवारक निरोध संबंधी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इनको देखते हैं। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी किसी व्यक्ति को जब अपराध करता है तो उसमें हिरासत किस कारण से उसे बंदी बनाया जा रहा है, इसका कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष उसे पेश करना होगा, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना पड़ेगा। और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति जब बंदी बनाया जाता है ये उसको बंदी, तो वो अपने किसी भी वकील से सलाह ले सकता है, ये भी प्रावधान है। अपराध के पहले निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति को निवारक निरोध जो कानून है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, निवारक निरोध का मतलब है अपराध करने से रोकने के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। कब? जब वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्या वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपराध के बाद यहाँ पर वारंट दिखाना होगा कि आप किस कारण से हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पर वारंट दिखाना है, यहाँ पर वारंट नहीं दिखाना पड़ेगा।
भाग दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसको इस आधार पर किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है उसे 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है बिना न्यायाधीश के समक्ष पेश किए हुए। अब आते हैं स्वतंत्र अधिकार के अंतर्गत तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। बंधुआ मजदूर जो बालक बच्चे छोटे छोटे बालक हैं 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे बंधुआ मजदूरी लेना, और मानव के दुर्व्यापार यानी मानव के व्यापार पर यानी क्रय विक्रय पर रोक लगाने के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 23 है। इसके अंदर किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी कराई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। बंधुआ मजदूर रखना, किसी को दास बनाना अपना, और मानव का क्रय विक्रय करना, इसका प्रतिषेध कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 23 में। तो शोषण के विरुद्ध यानी किसी व्यक्ति का अगर शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा है या किसी से बंधुआ मजदूरी ली जा रही है या दास बनाया जा रहा है, तो ये सारे जो प्रतिबंध हैं वो अनुच्छेद 23 के तहत समाप्त कर दिए गए। तो इसके तहत इसको उल्लंघन माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति के साथ मानव के साथ दुर्व्यवहार होता है या उसे बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। अनुच्छेद 24 आता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। यानी बाल नियोजन का मतलब है बाल अपराध, जो बालकों से श्रमिकों, कारखानों, होटलों आदि में जो काम लिया जाता है उसके खिलाफ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी को कारखाने, खाद्यान्नों, अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी बालकों के संरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बालकों से किसी भी प्रकार का कोई बाल श्रम का निषेध किस पे? अनुच्छेद 24 के तहत। ध्यान रखना, बाल श्रम का निषेध कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 24 में। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। अब आता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 को पढ़ते हैं पहले। अनुच्छेद 25 का मतलब है अंतःकरण की, धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी रीति रिवाजों को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसका संरक्षण कर सकता है। तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 25 के तहत। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें मिलता है? अनुच्छेद 25 में। किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके रीति रिवाजों को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी अब जो धार्मिक कार्य कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है तो उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए भी वो कोई भी कार्य, चंदा वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। यानी किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, कहीं भी मंदिर मस्जिद वगैरह बना सकते हैं और उनकी धार्मिक संपत्ति का अर्जन करना स्वामित्व और प्रशासन के अधिकार का अधिकार माना जाता है। इसका किसी भी प्रकार का कोई विरोध या जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ना ही किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला जाएगा। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है अनुच्छेद 26 में। अब आता है अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए धनमुक्त, टैक्स फ्री। यानी जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो टैक्स फ्री किया गया है धार्मिक कार्यों को। राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए बेची गई हो। यानी कोई व्यक्ति किसी धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च करता है या धार्मिक कार्यों में दान देता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो धार्मिक कार्यों या जितने भी धार्मिक सार्वजनिक जो स्थल है, मंदिर वगैरह हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। धार्मिक स्थलों की संपत्ति है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता और ना ही उन पर कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए दान देता है तो ना ही उस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स लिया जाता है। तो धार्मिक कार्यों के लिए धन मुक्ति यानी टैक्स फ्री किया गया है धार्मिक कार्यों को। अब आता है अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जितने भी संस्थाएं हैं जो कि सरकारी खर्चे पर चलती हैं, जो भी सार्वजनिक या सरकारी धार्मिक संस्थाएं
संस्थान उनमें धार्मिक के आधार पर, धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भी शिक्षा का प्रावधान नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर सकता है जो सरकारी खर्चे पर चल रहे। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, किसी धर्मोपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब आता है अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें किया गया? अनुच्छेद 29 के तहत। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा या जाति धर्म के आधार पर उससे किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो अल्पसंख्यक वर्गों को किसी भी प्रकार से कहीं भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, कि ना ही भाषा के आधार पर, ना जाति और ना धर्म के आधार पर। अब आता है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। यानी जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने शिक्षा संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का अधिकार भी उनको सौंपा गया है। कोई भी अगर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे उदाहरण के लिए शैक्षिक संस्थान में मदरसा, संस्कृत विद्यालय आदि। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्राप्त अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जैसे मौलिक अधिकारों का हृदय या संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा गया है। हमने अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ा, संपत्ति के अधिकार को हमने पहले ही बता दिया था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था, अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसीलिए उसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए मौलिक अधिकारों के संरक्षक यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए, जिनमें 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, उत्प्रेषण, क्रिटिटोरियो, परमादेश, मैंडेमस और प्रतिषेध प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर एक एक को हम आसानी से समझेंगे और पढ़ेंगे भी इस प्रकार से कि आपको ये सारे के सारे 5 प्रकार की रिट ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? तो 5 प्रकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश नेम भी आपको याद रख रहे हैं क्योंकि परीक्षा में कई बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश नेम दे दिए थे, हैबियस कॉर्पस दे दिया था। इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस ही लिखा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण ना लिख रखे हैबियस कॉर्पस, इसीलिए आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सही को प्रस्तुत करना, यानी शारीरिक रूप से उपस्थित होना। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, यानी बिना किसी अपराध के उसे जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
तो बंदी, किसी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो उसके समक्ष बंदी बनाने वाला जो अधिकारी है उसको आदेश दे सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि जो जेल में व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित किया जाए, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर ही कार्रवाई की जाएगी। उसे किस कारण से बंदी बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये सारी जानकारी उसको देनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंदी बनाए गए अधिकारी और यहाँ पर बंदी बनाया गया व्यक्ति। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हम व्यक्ति वो पहुँच सकता है अपना, जब हिरासत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए पहुँच सकता है। तो वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय प्रथम प्रकार की जो रिट जारी करेगा वो कौन सी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, परमादेश से हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। आदेश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता, यानी इसमें क्या है, जब कोई भी जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है वो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, सरकारी अधिकारी, तो उसको रिट जारी कर सकता है। कौन से? परमादेश। जैसे हमने देखा होगा जितने भी सरकारी कर्मचारी जब कहीं भी रेलवे लाइन हो या आपके रेल बस स्टैंड, साथ साथ हवाई अड्डे होते हैं, वहाँ पर जैसे ही कोई कुछ व्यक्ति हैं जो कर्मचारी लगे होते हैं, उनसे जब टिकट लिया जाता है तो वो कह देते हैं लाइन नहीं आ रही है, लाइन नहीं आ रही है। जैसे बार बार व्यक्तियों को परेशान करते रहते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वो अपना मजे में मस्त यानी ताश खेल रहा है और कह रहा है कि लाइन नहीं आ रही, यानी अपने कार्य को बखूबी नहीं निभा रहा है, तब उसको ये आदेश दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों को या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन उचित तरीके से नहीं कर सकता है। अधिकार परीक्षा, जिसको कोवारंटो कहते हैं, यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है, तो उसको ये कहा जाता है किस अधिकार से। यहाँ पर क्या कहा जाता है? किस अधिकार से। ये सर्वोच्च न्यायालय पूछ सकता है कि किस अधिकार से तुमने ये पद धारण किया है। जब कोई रिट तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद को प्राप्त कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अधिकार परीक्षा के तहत, वारंटों के तहत पूछ सकता है कि तुमने किस तरीके से ये पद प्राप्त किया है। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन। ये भी आपको ध्यान रखनी है। प्रतिषेध का मतलब है निषेध। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। इस सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अपने से निम्न जो न्यायालय हैं उनको जारी किया जाएगा और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाने वाला जो अधिकार है उसको क्या कहते हैं? रिट है, उसको कहते हैं प्रतिषेध। यहाँ ये तुम्हारे कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि ये मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। पांचवा आता है उत्प्रेषण, जिसे क्रेडिटोरी कहते हैं। ये भी आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा है, यानी सबसे पहले जहाँ पर न्यायालय में मुकदमा चला है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है। यानी निम्न न्यायालय में चल रहा है तो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण के तहत आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित कर के वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे, यानी अपने से ऊपर के न्यायालय के पास उस मुकदमे को भेजेगा। तो ये उत्प्रेषण के तहत आती हैं। हमने सारे के सारे ये मौलिक अधिकार यहाँ पर कवर कर लिए एक ही वीडियो में, और इतनी आसानी से आपके लिए बता दिया। अगर आपने ये क्लास देखी होगी रेगुलरली तो आप यहाँ से एक बार पढ़ लिया, एक दो बार इसको अगर आपने वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आप मौलिक अधिकारों को कभी भी नहीं भूलने पाले। तो अधिकांशतः रिटों से संबंधित क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं, साथ साथ अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।